तो आप लोगों से मेरी अपील है, आप इसको कसम परेड मान लें कि जो भी अफसरों की संस्थाएं हैं देश में, उससे बाहर निकलिए। अगर आप न्याय चाहते हैं, भेदभाव के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये आपका कभी भला नहीं करेंगे, ना होने देंगे। गवर्नमेंट को ये दबाव में ले लेते हैं, आपको पीछे खड़ा करके। जुआ मिस्री नजर पैनी बड़े सातिर लुटेरे हैं, जुआ मिस्री नजर पैनी बड़े सातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। जरा 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 तू बच के चल इनसे, जरा तू बच के चल इनसे, एक कातिल तो नहीं लेकिन तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं। जैन वेटरन्स, आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल A3Z एक सर्विसमैन फ्रेंड्स। दोस्तों, आपको हमको हम सभी को मालूम है कि कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। तो A.O. ह्यूम ने इस कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? क्यों? स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए, या अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ? इन सारे सवालों को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि A.O. ह्यूम कौन था जिसने कांग्रेस का स्थापना किया और उसके मन में भारतीयों के प्रति क्या विचार था। इस सारे सवालों के जवाब हमारे देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार मिश्रा सर क्या बोलते हैं कि A.O. ह्यूम कौन था और भारतीयों के प्रति उनके मन में क्या विचार था, आप खुद सुन लीजिए। किताब आजाद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बहुत परम सहयोगी साथी मनमथ नाथ गुप्त की लिखी हुई है। उन्होंने पृष्ठ 164 पे इसका वर्णन किया है कि A.O. ह्यूम ने सभा का अंत किस तरह से किया। कि उन्होंने जो वहाँ हाल में कांग्रेसी थे उनको कहा कि तुम लोग जूते के फीते खोलने लायक नहीं हो, महारानी विक्टोरिया के, उनकी तुम लोग जय जयकार करो। और उसमें ये भी लिखा है कि जितना उसने कहा था उससे कई गुना ज्यादा जय जयकार कांग्रेसियों ने की। सोचिए कि जरा क्या भाव था भारतीयों के प्रति उस A.O. ह्यूम का। वो 1857 के गदर में, वो बहुत मतलब वो भी एक अद्भुत हत्यारा आप उसको कह सकते हैं। वो इंटेलिजेंस विंग में कुछ समय के लिए उसने काम किया जब गदर चल रहा था। तो वो एक तरह से मुखबिरी करता था। उसने हजारों क्रांतिकारी मौत के घाट उतरवा दिए। दोस्तों, मैं छोटी छोटी बातों पर या डीए बढ़ने पर वीडियो नहीं बताता हूं क्योंकि ये सारी जानकारियां आपको मिल जाती है। मैं बिटवीन द लाइंस और रिसर्च करके वीडियो बनाता हूं। तो आपसे प्रार्थना है कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो अपने हक की आवाज को उठा सकें। अब बात करता हूं A.O. ह्यूम के बाद दशकों तक स्वघोषित स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी का दशकों तक प्रेसिडेंट कौन रहा? कोई भारतीय नहीं रहा। कांग्रेस के स्थापना के बाद दशकों तक उसका प्रेसिडेंट महारानी विक्टोरिया के मुलाजिम रहे और वो मुलाजिम कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय जनता को बरगलाते रहे और अपना उल्लू सीधा करते रहे। आप सुन लीजिए हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने राजनेता सुधांशु त्रिवेदी साहब क्या बोलते हैं। जिस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ने कराई, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, वो तो अंग्रेजों से मिली हुई नहीं थी। जिसके पहले 25 साल में दर्जनों अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अंग्रेज सेक्रेटरी रहे। अगर आपको नाम ना पता हो तो बता दो, विलियम वेडनबर्ग, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब इत्यादि इत्यादि ये ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे और स्वघोषित लड़ने वाली पार्टी के सदर थे। देश तो हमारा आजाद हो गया, वह स्वघोषित स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक खास परिवार का कब्जा हो गया। आप कहेंगे उमेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी, आप राजनीतिक क्यों बता रहे हैं? दोस्तों, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, ना तो कांग्रेस का ना मैं बीजेपी का। मैं बात कर रहा हूं इतिहास के बारे में। आखिर आजादी के 75 साल बाद भी 45 लाख सैनिकों, जिसमें 15 लाख कार्यरत हैं, उनको उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि समाज के सबसे पिछड़े, गरीब और वंचित समाज को न्याय देने की बातें कौन करता है और सही तरीके से बातें कौन रख सकता है? समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग के
या समुदाय का लीडर ही जानता है कि उस समाज के साथ क्या अन्याय हुआ है और उसका हक क्या है। समाज में कभी न्याय, हक और अधिकार की बातें होती है तो इन बातों को कौन रखता है? इन बातों को रखता है उस समाज का नेता। वो पहले अपनी बातें रखता है, तब जाके वो दूसरे समुदाय के बारे में बात करता है। वो वंचित हो, पिछड़े हो, उनके बारे में बात करता है। पहले वो अपनी बातें कर लेता है कि मेरा अधिकार ये है और मुझे ये चाहिए। उसी प्रकार भारतीय सेना में चूंकि दो समुदाय रहते हैं, अधिकारी वर्ग और जवान, तो जब भी सरकार के पास जब मांगे जाती है तो अधिकारी वर्ग सबसे पहले वो अपना हक और अपने अधिकार की बातें करते हैं। वो कभी भी जवानों का हक क्या है और जवानों का अधिकार है उसके बारे में बात करते हैं। वो कभी भी जवानों के हक और अधिकार के ऊपर ध्यान नहीं दिया और सरकार के पास सही तरीके से जवानों के हक और अधिकार की मांगे को प्रस्तुत नहीं किया। और सरकार ने वही दिया जो सरकार के पास प्रपोजल सेना अधिकारियों ने अपने लिए और अपने अंदर काम करने वाले जवानों के लिए दिया। आज भी भारतीय सेना में वेतनमान, सुविधाएं और भत्ता के लेकर के बहुत सारी विसंगतियां हैं। चूंकि आप जानते हैं कि भारतीय सेना में बोलने का अधिकार नहीं है, तो जो जवान आज के डेट में कार्यरत है सेना में, वो बोल नहीं सकते और उनको जो मिला है वो चुपचाप रह सकते। लेकिन रिटायर्ड होने के बाद सैनिकों ने जब अपने अधिकार के मांगे उठाना चालू किया, एमएसपी और ओआरओपी के लिए जब जवानों ने लड़ाई लड़ना चालू किया, तो स्वघोषित संस्था उभर के आई। ISM, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, ISL, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, जिसका स्थापना भारतीय सेना के भारतीय जवानों के द्वारा नहीं किया गया। इसका स्थापना सेना के अधिकारियों के द्वारा किया गया। और ये संस्थाएं आज हम 30 लाख भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों का रहनुमा समझते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि आज तक वर्षों बीत जाने के बाद भी इन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कभी भी कोई जवान नहीं रहा। ये जो संस्थाएं सेना के अधिकारियों के द्वारा खड़ा किया गया है ताकि जवानों के कंधे पर बंदूक रख करके सरकार को झुका सकें और अपनी बातें मनवा सकें। इसके लिए मैंने कांग्रेस पार्टी का स्थापक और उसके स्थापना के बारे में आपके साथ शेयर किया। याद है, पहले अधिकारियों को लगभग 30% पेंशन मिलता था और जवानों को 70% पेंशन मिलता था। जब जवानों का पेंशन 70% से घटा करके 50% कर दिया गया और अधिकारियों का पेंशन बढ़ा दिया गया, तो कोई भी अधिकारी सरकार के पास जवानों का मांग रखने के लिए नहीं गया। कोई भी अधिकारी जवानों के लिए नहीं लड़ा। बहुत सारे जवान कम उम्र में सेना को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उस समय उसके ऊपर पारिवारिक बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। इसके लिए ओआरओपी के लिए कोसियारी कमेटी गठन किया गया, लेकिन उस समय के सरकार ने इस कोसियारी कमेटी के ओआरओपी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने जवानों के ओआरओपी के मुद्दे को पकड़ लिया और अपना राजनीतिक फायदे उठा लिया। जब मेरी पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए घोषित किया तो 13 सितंबर को रेवाड़ी में मैं आया और उस समय मैंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी। पहले वाली सरकार के लिए ओआरओपी क्या था? 500 करोड़ रुपए का कार्यक्रम था, 500 करोड़ रुपए का। तो हमें भी लगा अभी 500 है तो चलो 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, कर लो, क्या है। जब हिसाब लगाया तो हिसाब बनता है 8 से 10,000 करोड़ रुपए का, 8 से 10,000 करोड़ रुपया। मैं जानता हूं देश के फौज में 80-90% लोग कौन होते हैं? हमारी फौज में 80-90% वो जवान होते हैं जो छोटे छोटे पद पर होते हैं, कंधे पर बंदूक उठा करके जो दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। सबसे पहले जान की बाजी वो लगा देते हैं। लेकिन सेना की आयु कम हो इसलिए उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है, 17 साल के बाद छोड़नी पड़ती है, 20 साल के बाद छोड़नी पड़ती है। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो।
अगर ये ओआरओपी सबसे पहले रिटायर्ड सेना अधिकारियों ने भी राजनीतिक दल की तरह इन जवानों का इस्तेमाल किया और ओआरओपी का फायदा जो जवान को मिलना चाहिए था उसके हक को अपने फेवर में कर लिया और अपने लिए ओआरओपी का इंतजाम कर लिया। और जब जवानों ने एमएसपी में हुए अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाजें उठाना चालू किया और लड़ाई लड़ना चालू किया और कोर्ट में गए, तो सेना के अधिकारियों के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन लीड किया जा रहा है जैसे ISM, ISL, उन्होंने सरकार से मांगे रखनी चालू कर दी कि भाई जवानों को तो रहने दिया जाए, जेसीओ का एमएसपी बढ़ा दिया जाए। उन रिटायर्ड सेना अधिकारियों ने अंग्रेजों वाला नियम अपनाया, फूट डालो और राज करो। लेकिन धन्य हो कि हमारे जेसीओ ओआरस सब यूनाइट रहे और उनके चाल को समझ गए। जुआ मिस्री नजर पैनी बड़े सातिर लुटेरे हैं, जुआ मिस्री नजर पैनी बड़े सातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। जरा 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 तू बच के चल इनसे, जरा तू बच के चल इनसे, एक कातिल तो नहीं लेकिन तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं।